हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग जो टेस्ट है हमारे पहले लेक्चर का पीएमएफआईएएस की जनरल साइंस का जो हमने पहला लेक्चर बनाया था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टाग्राम पे आप आ जाओ, ठीक है। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस को आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही आपको जो टेस्ट हैं वो मिलेंगे सॉल्व करने को। पहले आप टेस्ट को सॉल्व करो और उसके बाद ही इन वीडियो डिस्कशंस को आपका देखने का फायदा है, ठीक है। तो चलो साइंस जनरल साइंस के टेस्ट देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वही है और जो हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड करा था उसी से आपको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि मैं हमेशा बताता हूं ड्यूटी बाउंड होकर आप सभी को ये टेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ये टेस्ट आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। टेस्ट डिस्कशन जिस प्रकार से यूट्यूब पे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही मिलेंगी आपको। ये सिस्टमेटिक टेस्ट हैं सारे के सारे। जो भी बुक्स है ना वो मैंने क्लास 6 के लेवल से स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। जैसे 6 क्लास के अभी एनसीईआरटी के टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि जर्नल साइंस की सीरीज शुरू हो गई है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि ये वाली बुक के टेस्ट हम बाद में रखें, क्योंकि हमें वैसे भी इसके लिए अभी कोई एनसीईआरटी या बेसिक सोर्स तो करना नहीं है। अभी हम स्टार्ट ही पीएमएफआईएएस से कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आपके लिए बहुत बेटर होगा कि आप लेक्चर के साथ साथ लेक्चर जब आपने एक देख लिया है उतने कंटेंट को आप अपनी बुक से पढ़ लो, पीडीएफ से पढ़ लो, याद कर लो, उसके बाद टेस्ट लगा लो, तो उससे आप अपने मटेरियल को कंसोलिडेट कर सकोगे और जनरल साइंस के लेक्चर्स का आपका कोई भी बैकलॉग नहीं रहेगा, ठीक है। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना इन टेस्ट सीरीज के जो मैं चला रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, हर एक बुक से, हर एक लाइन से, हर एक पैराग्राफ से आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टैटिक सीरीज के कंटेक्स्ट के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी जो कि सदाबहार आपके लिए काम करेगी। फिर चाहे आप 2025 से लेकर 2030 तक अगर यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो आपको हेल्प मिलेगी और उसके बियॉन्ड भी मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जब आप इन टेस्ट को करोगे जो आपको फॉलो करनी है वो ये है। सबसे पहली बात तो इन टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली लेना है। कैजुअल मैनर में इनको अटेम्प्ट मत करना कि एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं या फिर डायरेक्टली इस वीडियो डिस्कशन को सुन लेते हैं। आपको ऐसा करके कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटर ये उतनी देर में आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो, ठीक है। सिर्फ 1 ही मिनट लगाओ इन किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। इमीडिएटली फिर अपना आंसर जो है वो इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन पर लिख देना। सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं है, लेक्चर को देखने के बाद आप एटलीस्ट अपने आप को टेस्ट कर पाओगे। चीटिंग मत करना कहीं से भी और बीच में भाग मत जाना। एज वेल एज एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, दूसरों के रिस्पॉन्सेज को कॉपी भी मत करना। आप अपने खुद के आंसर जो है आपको जो ठीक लगता है वो वहां पर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। कुछ टेस्ट में आपकी गलती होंगी, आपको समझ में आएगा कि किसी भी बुक को पढ़ना कैसे है। लेक्चर को हम देख रहे हैं, हम पढ़कर बैठ रहे हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारी गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं रीडिंग और एनालिसिस की ओरिएंटेशन में आपकी गलती होगी। 3-4 टेस्ट में, 15-20 टेस्ट में, 15-20 लेक्चर्स को देखने के बाद उन गलतियों को आपको समझना है, पकड़ना है और वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और मैं साइमल्टेनियसली ये पीडीएफ भी खोलकर आपको बताता रहूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से, कौन सी लाइन से, कौन से वर्ड से बनाए गए थे और आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज। अब ये लेक्चर देखा होगा, ये करा होगा, तब तो ये बहुत इजी लग रहा होगा अभी तो, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो काफी इजी होगा आपके लिए। तो क्या है इसका आंसर? सेल इज द करेक्ट ऑप्शन, सेल, ठीक है। उसके बाद अभी मैं दिखा दूंगा कि इसका सोर्स क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज। हाँ भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज ए, सेल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज नोन एज। ऑप्शन ए, सेल, ठीक है। और उसके बाद फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ये इजी होगा, है ना। चारों का जो आंसर है डेट इज सेल। लेकिन अगर
अभी तो आपने लेक्चर देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट अगर ऐसी आ जाती, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज टिश्यूज, ऑर्गेनेलीज, या ऐसा कुछ करके एक स्टेटमेंट दे रखी होती, और जिसने जर्नल साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी है उसके लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी। तो इन टेस्ट को आप यूटिलाइज करो अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, ज़्यादा मैक्सिमम आंसर अगर आपके ठीक हैं, तो यानी कि आपने अच्छे से रीडिंग करी हुई है। ठीक है, तो देखो 4 चीज़ों से हम सेल को डिनोट करते हैं, ईशा, मयूर, है ना, अंजलि। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, है ना, मैंने बताया था। ढांचा जो होता है शरीर वगैरह का, चाहे जानवरों का, चाहे इंसान का हो, चाहे प्लांट्स का हो, वो इसी से बन रखा होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि किसी भी जीव जंतु का जो उत्पादन होता है वो सेल से होता है। स्मॉलेस्ट इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है ना, नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते एक सेल को। फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, सारी चीजें जो है ढांचे वगैरह की, जिस प्रकार से शेप होती है एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, प्लांट्स की, वो सेल्स की वजह से ही होती है। और सेल हमें सिर्फ ढांचा देने का काम नहीं करता, बहुत बारीकी से समझाता है इस चीज को, हमारे बॉडीली फंक्शंस को भी कैरी आउट करवाने में मदद करता है। तो इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ओके, क्लियर है? इन चारों का आंसर है सेल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल। All living beings are made up of cells. True. A cell is capable of carrying out all life processes independently. सेल एक स्वतंत्र रूप से सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में सक्षम होता है। मैंने पूछा क्या है, इसकी तरफ जरूर ध्यान दिया करो, करेक्ट के इनकरेक्ट। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। सी, बोथ 1 and 2, राइट। ठीक है, इस स्टेटमेंट का जो सोर्स है वो ये है, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, और उसके बाद जो सेल होता है, क्योंकि वो फंक्शनल यूनिट है, इसलिए उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है ऑफ कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ट्रू। प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। और अब ये क्लियर हो गया जो मैंने कल आप लोगों से पूछा था, ईशा, क्लियर है अभी कि सब सारे प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं क्या उसके अंदर सेल हैं, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंसानों की बात करी जाए, जानवरों की बात करी जाए और पेड़ पौधों की बात करी जाए, ये इनका जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है? यूनिसेल्युलर है ये मल्टी सेल्युलर है? सारे के सारे? सारे। ठीक है, करेक्ट क्या है इसमें से? डी। ठीक है, 1, 2 and 3। तो ये तो सिंपल सा है। ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो यहां से बनाया था, यहां पर लिखा हुआ था ना, ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ या फिर आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो उसके अंदर ऑल लिविंग बींग्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारा? ह्यूमंस प्लस एनिमल्स प्लस ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कि हमारा फौना फ्लोरा प्लस ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट है, न्यूट्रिशन, जो शरीर में खाना वगैरह पहुंचता है जिससे शरीर की ग्रोथ होती है और
वेरियस जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करें चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करें, इट कैन बी कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, है ना। अब जर्नल साइंस जिसने नहीं पढ़ी होगी तो सेकंड स्टेटमेंट में उसको डाउट हो सकता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन और रिस्पॉन्स, ठीक है, सांस लेना, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना और कोई भी बॉडी मूवमेंट करना, रिस्पॉन्ड करना, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। क्या ये भी लाइफ प्रोसेसेस है? ट्रू, है ना। लेकिन मैंने पूछा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? डी, है ना। गुड, नाइदर वन नॉर टू। और इसका सोर्स क्या है? आपको बताया था ना मैंने, क्योंकि सेल जो है वो फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सभी प्रकार के फंक्शंस को कैरी आउट करता है। न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स, और भी चीजें हो सकती हैं, एक्सेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन। अब देखना ये 4 क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो कि कल मैं आपको क्लास में बता रहा था कि यहां पर आपको एग्जामिनर ट्रैप कर सकता है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सेल? डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद ये देखो, हु कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल को जो हम सेल बोलते हैं वो टर्म किसने दी? रॉबर्ट हुक ने दी, ठीक है। और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में और 10 में डिफरेंस देखना जरा। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व लाइव सेल? जिंदा सेल देखा था ना इसने, है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सेल। अब डिस्कवरी किसी प्रकार की, जो पहली ऑब्जर्वेशन कोई कर रहा है वही तो डिस्कवरी कर रहा है ना। डिस्कवरी इसने करी, ऑब्जर्वेशन करी इसने, ठीक है। लेकिन लाइव सेल जो देखा गया, है ना, मैंने बताया था आंखों देखा, जो उसने माइक्रोस्कोप से देखा था, वो पर्सन कौन था? है ना, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अ लाइव सेल? अगेन ए, है ना। डिस्क्राइब जो करा गया था उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ, वो भी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करा था, ठीक है। ये सारे सही हो गए आपके, ईशा, मयूर, ठीक है, अंजलि। ये देखो, सिंपल सी बात है, बस आपको लेक्चर अच्छे से देखना है, ठीक है, आप कर सकोगे ऐसे क्वेश्चंस को। रॉबर्ट हुक की अगर हम लोग बात करें, ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर एंड कॉइन द टर्म, इसी ने टर्म दी थी सेल। और अगर हम बात करें एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक की, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। ओके, कोई डाउट तो नहीं आता? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला हो गया ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सेल्स। ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब आपको ये बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने अपने टेस्ट में प्रॉमिस कर रखा है, हर प्रकार के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, हर प्रकार के, यूपीएससी के अलावा भी तो आपके यूटिलाइज होंगे ना कहीं छोटे लेवल के एग्जाम्स में, तो उधर तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो हु वाज ऑर्गेनिज्म दैट आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। फॉल्स है। Organisms that are composed of more than one cell is known as unicellular organism. Which among the following statements are incorrect?
दोनों इनकरेक्ट है ना, सी। अब पता है होता क्या है, कभी कभार ऐसे बिल्कुल बच्चों के लेवल से स्टेटमेंट आ जाती हैं, है ना। हम सोचते हैं अरे यार ये क्या पूछ रहे हैं, तो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। एग्जाम में एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन भी तो आते हैं ना, कि जो हम स्कूल के लेवल से जानते हैं, अगर डायरेक्टली हम यूपीएससी में बैठे बिना यूपीएससी की तैयारी करें तो 5-6 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन एग्जामिनर वहां पर आपको पता है आपके मार्क्स कटवाने का स्कोप फिर भी कैसे रख पाता है, ये देखकर करेक्ट के इनकरेक्ट। ओवर कॉन्फिडेंस में आप देखते नहीं हो तब तक आपकी ओएमआर बढ़ चुकी होती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक के बेसिस पर मैंने बनाया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि आप इसको देख पाते हो एटलीस्ट, के इसको देखकर तो बहुत खुश हो जाएगा कोई भी। ओवर कॉन्फिडेंस में इसको देखना तो नहीं भूल गए, करेक्ट के इनकरेक्ट। ओके, तो ये चीज दोस्तों हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब एक, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि मोर देन वन सेल से, मल्टीपल सेल से बने होते हैं, उनको दोस्तों हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर के एग्जांपल क्या है, एमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। और मल्टी सेल्युलर के क्या है, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड सम फंगाई। यहां पर सम क्यों लिखा हुआ है, सम क्यों लिखा हुआ है ईशा? ज्यादातर मल्टी सेल्युलर ही होती है, मल्टी सेल्युलर के टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुछ जो होती है यूनिसेल्युलर होती है। एग्जांपल, नाम बताओ प्रॉपर जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था। यीस्ट। ईशा रिवीजन नहीं कर रहे हो, यीस्ट। अब मुझे बताओ ईशा, डायमॉर्फिक फंगाई कौन होती है, कौन से होते हैं ऑर्गेनिजम्स? हाँ, याद नहीं आ रहा? थप्पड़ मारो अपने आप को, याद नहीं आ रहा तो। एनवायरमेंट के कंडीशंस के हिसाब से वो फंगाई जो कि यूनिसेल्युलर से अपना स्ट्रक्चर मल्टी सेल्युलर के अंदर चेंज कर लेते हैं, वो होते हैं डायमॉर्फिक। बेन घिस घिस के सिखाया था, लिख लिख के, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम फंगाई आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड सम फंगाई आर यूनिसेल्युलर। अब देख रहे हो उधर जो सम फंगाई दे रखा था, इस वजह से मैंने क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। कुछ फंगाई मल्टीसेल्युलर है, कुछ फंगाई जो है यूनिसेल्युलर है। विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? डी, है ना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ध्यान से देखना, यूनिसेल्युलर कितने सेल की बात हो रही है यहां पर, मल्टीपल की एक, एक है ना। तो देखो विच अमंग द फॉलोइंग आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट यूनिसेल्युलर है ना, एनिमल्स, एमीबा यूनिसेल्युलर। अब कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आपने यानी कि लर्निंग अच्छी कर रखी है और लेक्चर्स को इत्मीनान से आपने देखा था। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगेन ऐसा क्वेश्चन, प्लांट नहीं है, एनिमल नहीं है ना, यीस्ट है ना, यीस्ट है, अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 16, ये इंडिपेंडेंट नेचर से मैंने पता क्यों दे रखे हैं बार बार, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद कोई भी एग्जामिनर जो है वो पीएमएफआईएस की बुक को थोड़ी ना रेफर कर रहा है, और पीएमएफआईएस ने भी तो कहीं ना कहीं एक बेसिक सोर्स इंटरनेट की सर्च से ही तो अपनी बुक लिखी होगी। लेकिन ये वाले क्वेश्चन अपने आप में इंडिपेंडेंट रूप से भी तो आ सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, जहां पर वो आपको ऐसे पूछ लें, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स, एनिमल्स, क्लैमिडोमोनास या नन ऑफ द अबव? क्लैमिडोमोनास, ठीक है, क्योंकि वहां पर एग्जांपल के फॉर्म में गिवन था। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। पैरामीशियम, ठीक है। अब चलो खेल शुरू करते हैं, एक और मल्टी यूनिसेल्युलर का। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर?
बैक्टीरिया। अब खेल शुरू करते हैं, मल्टी सेलुलर वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, पैरामीशियम, प्लांट्स, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास। अब एक बार के लिए मान लो आपने कल का लेक्चर मेरा नहीं देखा, 2025 या 26 के प्रीलिम्स में आप बैठे हुए हो, भूल जाओ कल का जनरल साइंस का लेक्चर, कि आपकी हालत जैसे 24 घंटे पहले थी बिना पीएमएफआईएस के फर्स्ट लेक्चर को देखे बिना, वो आपकी हालत आज है। ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी के प्रीलिम्स या स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में, जहां पर स्टेटमेंट गिवन नहीं होती, सिर्फ वो पूछता है एक चीज बताओ, आते हैं कि नहीं आते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से दोस्तों देखो, ये अपने आप में कितना टेक्निकल और कितना टफ है, जिसमें साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी है। विच अमंग द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स सुना है लोगों ने, बैक्टीरिया लोगों ने सुना है। अब अगर कॉन्फिडेंस होगा भी ना प्लांट है, लेकिन ये वर्ड सुनकर लोगों की सिट्टी पिट्टी हो जाएगी, भाई पैरामीशियम और ये क्लैमिडोमोनास क्या होता है भाई। और फिर आपके मन में पता क्या आता है, यार मैं तो आईएएस का एग्जाम दे रहा हूं, मैं तो आईएएस का एग्जाम दे रही हूं, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं बना सकता यूपीएससी के प्लांट्स ऑप्शन रखेगा। तो फिर कुछ महारथी पता क्या करते हैं ईशा, यार इनमें से सबसे टफ वर्ड ना क्लैमिडोमोनास लग रहा है, यही ठीक होगा। होता है ऐसा कि नहीं होता। तभी मैं कहता हूं कि मैंने अभी उस दिन एक यूट्यूब पर एक और इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट्स बनाया था, रील बनाई थी, मैंने उसमें बताया था ना आपको उस दिन क्लास के अंदर भी, अपनी नॉलेज को इतना कंटेस्ट करके रखो कि आपको अपनी नोट्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर विश्वास हो, तब आपको पता लग जाएगा विच क्वेश्चन इज सपोज टू बी लेफ्ट, या फिर हमें करना है कि उसको कि नहीं करना। अब यहां पर देखो ऐसे नाम होते, ये प्लांट भी नहीं होता, पैरामीशियम भी नहीं होता, बैक्टीरिया भी नहीं होता, क्लैमिडोमोनास नहीं होता, कुछ ऐसे नाम होते जो हमारी बुक के अंदर गिवन नहीं है। हमें क्या करना है, स्माइलिंग फेस के साथ छोड़ देना उस क्वेश्चन को कि भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा अपने आज के यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर, बिकॉज अगर मुझे नहीं पता तो किसी के बाप को भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मुझे विश्वास है, मैंने जो बुक उठाई थी वो मुझे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद है, और अच्छा सोर्स है मेरे पास प्रिपरेशन का। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या है यहां पर, प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स है ना, यीस्ट, पैरामीशियम, एनिमल्स या क्लैमिडोमोनास। अब पीएमएफआईएस की बुक को पढ़ने के बावजूद भी जो लेक्चर को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो उसको यीस्ट नहीं पता होगा, है ना, कि तो बाहर से आ गया। लेकिन यीस्ट आप अब जानते हो कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, कैसा फंगा है, यूनिसेलुलर। सबसे पहले तो ये एक फंगस है, राइट, और ऊपर से कितने सेल से बना हुआ है, 1, तो ये यूनिसेलुलर है। और हमें पूछा क्या हुआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, एनिमल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यीस्ट, ठीक है, फंगाई। अब देखो जो फंगाई है ना, यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बना हुआ है, बिकॉज ये क्वेश्चन है एक डिस्प्यूटेड कैटेगरी के अंदर। ठीक है, डिस्प्यूटेड कैटेगरी के अंदर जानबूझ के ये मैंने डाला हुआ है क्वेश्चन। क्या नीड थी इस क्वेश्चन की, क्योंकि यहां पर क्या है, हम जानते हैं कि क्लैमिडोमोनास नहीं है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। लेकिन हमने एक रूल सीखा हुआ है दोस्तों लेक्चर में, मोस्ट ऑफ द फंगाई आर मल्टी सेल्यूलर, और एनिमल्स तो हम जानते हैं मल्टी सेल्यूलर होते ही हैं। लेकिन हमें अगर सिर्फ यहां पर फंगाई दे रखा है, यूपीएससी ऐसा करता है, देखो ऐसे कुछ विवादित क्वेश्चन बन जाते हैं ना, कि जब बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स के लोग आकर, टीचर्स आकर एनालिसिस करते हैं कि दोस्तों इसकी आंसर की मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जैसे ईशा आपको एक एग्जांपल दूं, पीएमएफआईएस के पहले चैप्टर के अंदर एक वो चीज गिवन है ना, पहले या दूसरे चैप्टर के अंदर के विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट्स CO2 इन द एटमॉस्फेयर, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ये सब वो करके, वो भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, है ना, और आपने अपने एक दोस्त को फेल भी करा था उस क्वेश्चन को बनाकर देकर उसको। तो
यहां पर फंगाई में मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चन में क्या करा करो, अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास रखो। यहां पर फंगाई एक जर्नल वर्ड की तरह दे रखा है, सिर्फ फंगाई अगर दे रखा है तो इसका मतलब है ऑल फंगाई। लेकिन हम जानते हैं फंगाई दोनों तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अगर वो नाम दे देता, जैसे यीस्ट का नाम है, हम जानते हैं कि वो यूनिसेलुलर है, नाम दे देता तो चलो समझ में भी आता। नाम तो नहीं दे रखा है, सिर्फ फंगाई बोल रखा है। अब फंगाई जो है वो दोनों कैटेगरी में फिक्स हो जाता है, मल्टी सेलुलर भी और यूनिसेलुलर भी, क्योंकि नाम तो दे नहीं रखा है। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है हमारा, एनिमल्स। ठीक है, ऐसे करना होता है इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एमीबा, और प्रीवियस जो मैंने 5-6 क्वेश्चन करवाए उसका सोर्स आप जान ही गए हो, वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर वाला जो ये जो हमारा टॉपिक है, ये सारा जो तिगड़म थी वो यहीं से है ना। एमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और सम फंगाई की कंटेक्स्ट में मैंने आपको 3 तरह के फंगाई बताए थे, यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट, मल्टी सेलुलर होते हैं और एक डायमॉर्फिक होते हैं जो कि वातावरण के कंडीशंस के अनुसार जो है अपने स्ट्रक्चर को यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ ले जाते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लैमिडोमोनास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। है ना, अभी तो कितने आसानी से बता पा रहे हो ये। सोचो जरा ये यूपीएससी में आ जाता हो, तुम साइंस पढ़ के नहीं गए होते। ठीक है, पैरामीशियम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बट बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। सी। हो पा रहे, ऐसे करके दोस्तों आपको कभी भी ऑप्शन तंग नहीं करेंगे एग्जाम में। और जब करेंगे भी ना, ये टेस्ट सीरीज आपकी पता है कैसे मदद करेगी आपको दोस्तों, ये पता लग जाएगा कि यार इतनी प्रिसाइज नॉलेज तो मुझे है कि इस 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन में मुझे 2 या 3 स्टेटमेंट तो आती हैं जिनके ऊपर मुझे विश्वास है कि ये तो नहीं हो सकता, तो आप वहां पर एलिमिनेशन के थ्रू राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, रिवीजन लेकिन फ्रीक्वेंट टाइम्स करते रहना। तो ये वाला तिगड़म भी यहीं से है सारा, एमीबा इज डैश, वो ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये क्वेश्चन भी वहीं से है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया ना, उसके ऊपर भी मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, बुक में तो नहीं है ये, लेकिन मैंने तो आपको डायमॉर्फिक वगैरह के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी ना, लिख लिख कर आराम से। डायमॉर्फिक फंगाई कैन चेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर स्टेट डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अनुसार, उसके हालातों के अनुसार जो फंगाई, जो फंगस अपने स्ट्रक्चर को यूनिसेलुलर से, एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल की तरफ लेकर चली जाए, वो डायमॉर्फिक फंगाई होती है, डायमॉर्फिक फंगस होते हैं। ट्रू। यीस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डायमॉर्फिक फंगाई। ये फॉल्स है, मैंने आपको बताया था यीस्ट उस कैटेगरी में फिट नहीं होता है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। है ना, दूसरा इनकरेक्ट है। तो समझ गए, जो मैं एक्स्ट्रा भी आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको भी बहुत ध्यान से सुनना है, उससे भी मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, अपने लेक्चर को खुद भी मुझे देखना पड़ता है कि मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन क्या दी है क्वेश्चन बैंक को बनाने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल है, यानी कि एक वो मल्टी सेलुलर स्पीशीज है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट
ऑल्सो बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल, वो भी एक सिंगल सेल की तरह ही अपना जीवन शुरू करता है। फर्टिलाइज एग वाली चीज याद है थ्योरी ईशा, वो मुर्गी और उसको चूजा उसका अंडा, है ना। उसके बाद द फर्टिलाइज एग, देखना स्टेटमेंट ये, द फर्टिलाइज एग इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक टाइम पर जो एक फर्टिलाइज एग होगा वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अंडे में से चूजा निकल आएगा। और चूजे का जो शरीर है वो कैसा है, मल्टी सेल्यूलर। बट इट बिगिंस लाइफ एज अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, कभी ना कभी वो एक यूनिसेल्युलर होगा, एक सिंगल सेल से ही उसका उत्पादन हुआ है ना। ट्रू। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी तिकड़म वाली है, और उसके ऊपर से मैंने एक मिर्च मसाला का फ्लेवर और डाल दिया है कॉम्प्लेक्सिटी का। विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, है ना, नाइदर वन नॉर टू। क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को पढ़कर ना एग्जामिनेशन हॉल में जहां पर बच्चे ये खोते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए बनाता है यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट टाइम। और टाइम बहुत ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट पर किस चीज के ऊपर जाता है, आपकी थिंकिंग के ऊपर प्लस आपकी रिकॉलिंग के ऊपर। क्योंकि ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स दोस्तों वो ब्लफ ही करते हैं। एक प्रिसाइज बुक अच्छे लेवल की जहां पर उनके पास अवेलेबल और वो कंटेंट को इस कदर पढ़ के चले जाए कि उनको विश्वास हो अपने कंटेंट के ऊपर, ऐसा बहुत ही कम स्टूडेंट्स के साथ होता है। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू 4 सब्जेक्ट्स, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। ठीक है, इन चारों पे बहुत मेहनत करा करो, मैं हर लेक्चर में आपको ये वाली बात बोलता हूं। तो इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, एन ऑर्गेनिज्म। यहां पर देखो मैंने आपको मुर्गी और उसके अंडे और उसके चूजे के एग्जांपल से वाली चीज बताई थी। एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स आल्सो बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल लाइक फर्टिलाइज्ड एग। आगे चलकर तो देखो मैंने इसको एक्स्ट्रा दे दिया कि आगे चल के तो जब इसमें से कोई एक जीव जंतु बाहर निकलेगा तो उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो तो मल्टी सेलुलर ही होगा, है ना, वो तो मल्टी सेलुलर ही होगा। लेकिन उसने भी अपना कहीं ना कहीं जो जीवन शुरू करा है, जीवन निर्माण शुरू करा है, उसका जो रूट होगा, जो रूट कॉज होगा, ठीक है, वो एक सिंगल सेल के साथ ही होगा। भले ही आगे चलकर उसमें बिलियंस ऑफ सेल क्यों ना हो, वो मल्टी सेलुलर क्यों ना हो, भले आगे जाके। ठीक है, Who was the first person to observe that all plants are made up of cells? नहीं नहीं, ए नहीं है। बताओ अंजलि। गुड, मैटियास श्लिडन। याद है ना, मैंने आपको बताया था एक बॉटनिस्ट था, प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं। ईशा ठीक है क्वेश्चन, सारे ठीक है अभी तक? अच्छा एक गलत हो गया, कौन सा वाला गलत हुआ है आपका, कौन सा वाला? अच्छा ईस्ट वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद Who was the first person to observe that animal cells have a plasma membrane? Yes, D. Theodore Schwann. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Who was the first person to found that plant cells have a unique cell wall? कौन? इसका आंसर भी है थियोडोर श्वान। कल बताया था डिटेल में मैंने, ठीक है, भूला मत करो यार इन सब चीजों को। पहले मैं वो 3 क्लियर कर देता हूं आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछे आपसे। ये देखो 1838 वाली बात याद है,
जर्मनी का एक बॉटनिस्ट था मैटियास श्लेडन, उसने ऑब्जर्व करा था कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड 1838 के आसपास ही ब्रिटेन का एक जूलॉजिस्ट था थियोडोर श्वान, उसने दो चीजें फाउंड करी थी। उसने कहा था एनिमल सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसने प्लांट के कंटेक्स्ट में ये भी नोट डाउन करा था दैट प्लांट्स हैव अ यूनिक सेल वॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, German botanist Theodor Schwann observed that all plants are made up of cells, and British zoologist Matthias Schleiden found that animal cells have a plasma membrane and noted that plant cells have a unique cell wall. बताओ ईशा क्या है इसका आंसर? सी। क्या गलत क्या इसमें? सर वो जर्मन जूलॉजिस्ट था। गुड गुड, ये जर्मन, हाँ ये मैंने गलत लिखा है ना, ठीक है। मैंने मैटियास श्लीडन की बात को, जो एक्चुअली प्लांट्स जो है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये वाली बात मैटियास श्लीडन ने कही थी, है ना। और जो थियोडोर श्वान था उसने कहा था कि एनिमल सेल्स हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नोटेड दैट ऑल प्लांट सेल्स हैव अ यूनिक सेल वॉल, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? बोथ 1 and 2, सी। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल थ्योरी। ऑब्जर्वेशंस प्रपोज्ड बाय मैटियास श्लीडन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी, और दूसरी स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी है कि ऑब्जर्वेशंस प्रपोज्ड बाय थियोडोर श्वान फॉर्म द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी। जो ऑब्जर्वेशन मैटियास श्लीडन ने और थियोडोर श्वान ने दिए थे वही सेल थ्योरी का बेसिस बने, ये है दोनों स्टेटमेंट। लेकिन मैंने पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, गलत क्या है इनमें से? नाइदर 1 नॉट 2, है ना, क्योंकि दोनों की ही ऑब्जर्वेशंस आगे चलकर सेल थ्योरी का बेसिस बनी, है ना। ये देखो, दे प्रपोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दोनों ने जो बातें कही अपनी, दे फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल थ्योरी। रुडोल्फ वर्को एक्सपेंडेटरी सेल थ्योरी, जो कि ओरिजिनली प्रपोज करी थी मैटियास श्लीडन ने और थियोडोर श्वान ने, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है। रुडोल्फ वर्को स्टेटेड दैट नए सेल्स जो हैं ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वहां से आते हैं। खून की कमी वाला एग्जांपल याद है, लेक्चर में बताया था ना, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, अनार के दाने, वही है ये। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? बोथ 1 and 2, ठीक है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे जो मैंने आपको टेस्ट दिया ना, इंस्टाग्राम के अंदर क्या होता है, जो पोस्ट होती है जिसको हम कराउजल कहते हैं, वो मतलब बेसिकली 20 पोस्ट ही करने देता है। तो हर एक पोस्ट के अंदर मैं 15 क्वेश्चन ही मैक्सिमम पोस्ट कर पाता हूँ। 2 टेस्ट मैंने आपको दे दिए हैं 15 क्वेश्चन के, यानी कि आपके पास 30 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 1 के अंदर 31 क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, जो मैं बना पाया हूँ। तो एक क्वेश्चन और ये देख लो, जो अगला टेस्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स टू क्वेश्चन नंबर 45, 31 से 45 तक, तब उसमें कवर कर दूंगा मैं। लेकिन लेक्चर नंबर 1 के कंटेक्स्ट में ही 31 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जो आपने पहला लेक्चर देखा है मेरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल थ्योरी, लास्ट क्वेश्चन है ये। कंटेम्पररी सेल थ्योरी ये बोलती है
कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। सही है। कंटेम्पररी सेल थ्योरी ये भी बोलती है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम या अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये भी सही है। करेक्ट क्या है? बोथ 1 and 2। तो लेक्चर नंबर 1 से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बनाकर दिए हैं। इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, जबकि मैंने यीस्ट का भी बनाकर दिया आपको, डायमॉर्फिक वाला भी बनाकर दिया है ना। तो जो हम बात कर रहे थे ना रुडोल्फ वर्को की, उसने उस थ्योरी को एक्सपेंड करा था जो कि मैटियस श्लीडन और थियोडोर शॉन ने दी थी, और उसने बोला था एक्स्ट्रा थ्योरी में जाते हुए, उनकी थ्योरी को आगे खींचते हुए, कि जो नए सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और आज की जो कंटेम्पररी सेल थ्योरी हमारे सामने अवेलेबल है वो दो बातें करती है। नंबर 1, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, और सारे सेल जो अराइज होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे फर्टिलाइज एग के कंटेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ना मयूर के, मल्टी सेल्यूलर जीव जंतु तो पैदा होगा, लेकिन उसका जो निर्माण है, जो उसका बीज है, जो उसका रूट है, दैट विल बी अ सिंगल सेल, है ना, यूनिसेल्यूलर होगा वो शुरुआत में, बाद में मल्टी सेल्यूलर बन सकता है। ठीक है, तो लेक्चर्स को और टेस्ट सीरीज को ऐसे ही आपको यूटिलाइज करना है कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा आपकी रिवीजन को बहुत अच्छे से नरिश करने के लिए, नर्चर करने के लिए एक इनिशिएटिव मैं और लॉन्च करने जा रहा हूं दोस्तों। वो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा मैं उसको। जैसे जो हमने पहले लेक्चर रिकॉर्ड करा वो ऑलमोस्ट 58-59 मिनट्स का था, कुल मिलाकर 1 घंटे का था। अब मैं क्या करूंगा, जब भी कोई आधे घंटे के, 1 घंटे के, 1.5 घंटे के लेक्चर बनेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 सेकेंड्स टू 180 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट से लेकर 3 मिनट की एक वीडियो मैं आपको दूंगा, मैक्सिमम 3 मिनट, उससे ज़्यादा हम उसको ब्रीच नहीं करेंगे। और उस 1 घंटे के लेक्चर में जितने भी फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, 1 मिनट से 3 मिनट की उसकी ड्यूरेशन होगी। तो लेक्चर आप देख लो 1-2 बार, आपने टेस्ट लगा लिया। अब आपको अगर रिवीजन करनी है, रिकॉलिंग करनी है, आप ट्रैवल कर रहे हो या चलते फिरते आपको जो है 1 घंटे के लेक्चर को जल्दी से वाइंड अप करने की, क्विकली मैं इसमें से फैक्ट जान लेता हूं, मुझे पूरी कहानी बाकी आगे पीछे की याद है, तो वो जो 1 मिनट से 3 मिनट की जो समराइज वीडियो होगी वो आपकी बहुत हेल्प कर देगी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है ईशा, मयूर, अंजलि, यहां तक ठीक है? तो दोस्तों इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और फिर अगले लेक्चर के टेस्ट भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।